अभी भी आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, रनिंग आउट ऑफ कंटेंट, रनिंग आउट ऑफ कि जो पुराना क्या था क्या कर सकता हूँ। क्योंकि पहले जब प्रेशर नहीं होता है ना, तब आई थिंक कि आई कैन क्रिएट मोर एंड बेटर। लेकिन जब प्रेशर है तब ऐसे सकता है कि अभी अभी मैं दिन भर बैठा हूँ, कि ऐसा बहुत हुआ पिछले एक महीने में। तो क्या, सुबह स्टूडियो में आया हूँ, शाम तक बैठा हूँ कि कुछ नहीं किया, कुछ आ ही नहीं रहा है। हम्म। मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत जबरदस्ती भी शुरू किया, वो इतना घटिया बना है कुछ, जो मैंने ही उसको वो कर दिया। यशराज मुखाटे जी, द रणवीर शो में आपका स्वागत। अच्छा, एक मिनट ब्रो, रसोड़े में कौन था? ओके सॉरी, मजाक कर रहे हैं। कितनी बार आपसे ये सवाल पूछा गया है मेरे भाई? 2000 करोड़ बार अभी तक पूछ रहे हैं लोगों ने। बहुत लोग सब यही पूछ रहे हैं। अब सबको लगता है और कि मतलब मैंने क्या जोक मारा है, मैंने फर्स्ट टाइम, इसको इसको पता ही नहीं होगा, किसी ने बोला नहीं होगा। नाइस नाइस। पर आपको रोड पर क्या बुलाते हैं? अगर किसी ने आपको ऐसा रोड पर पहचान लिया तो आपको क्या बुलाते हैं? रोड पर मैं एक्चुअली मैकडी में था, तो मैकडी में पीछे पीछे खड़े होते हैं ना, तो पहले तो मैं मास्क लगा रहा हूँ अभी, तो पहले वो बियर्ड से हाँ। देखते हैं कि वही है क्या। तो एक कल की बात है, एक्चुअली मैकडी में खड़ा था लाइन में, पीछे खड़ा हाँ। एक आदमी बोलता है, ऐसे खड़ा था और ऐसे दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, और बीच में ही यशराज ऐसे करके उसने वहां देखा। तो मैं पलटा, तो फिर दोस्त को बोलता है, देख मैंने बोला था ना वही है। तो वो डायरेक्टली अरे, बात नहीं कर रहे कि यशराज ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मोस्टली अभी बहुत लोग रसोड़ा ही, मतलब आई थिंक, मतलब बहुत कुछ टाइम के लिए सब रसोड़ा ही बोलेंगे, रसोड़ा बॉय। आपको रसोड़ा बुलाते हैं लोग? हाँ रसोड़ा, वो रसोड़ा वाह, वाला। क्रेजी। ब्रो, तो औरंगाबाद के बारे में कुछ बोलो। आपका होम टाउन है और आपने कई सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि आप औरंगाबाद छोड़कर नहीं जाओगे। तो जी ऐसे ऐसे आप क्यों कहते हो? क्योंकि आई रियली लाइक इट, क्योंकि बहुत लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, हाँ हाँ। बैंगलोर जाऊंगा। बट आई फील कि मोस्टली इंडिया का जो सक्सेस स्टोरीज पर्सपेक्टिव से फ्यूचर है, वो आई थिंक इंडिया के अलग अलग शहरों से आएगा, सिर्फ बॉम्बे दिल्ली से नहीं आने वाला। यू बिलीव दैट? हाँ मतलब मुंबई में कैसा है ना, कि पहले तो कम्यूट का इतना प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है। यहाँ पर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैक्सिमम 20 से 25 मिनट्स लगेगा, कहीं भी जाना हो तो वो एक सबसे बड़ी लग्जरी है यहाँ पर। और शांत है, मैं जहाँ रहता हूँ वो थोड़ा सिटी से बाहर है मेरा घर, तो वो एक दूसरा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें, मेरा घर है अब खुद का, तो रेंट का टेंशन नहीं है। वो सब मैं मुंबई में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे और काफ़ी काम हो जाता है ऑनलाइन। अब जैसे हम ये पॉडकास्ट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो पहले अभी डेफिनेटली। ये कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया है कि अच्छा हो सकता है सब ऑनलाइन, हर बार जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ यार। वो और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब जितना स्पेस मुझे मिलेगा, मेंटल स्पेस, उतना क्रिएशन में भी हेल्प ही होता है। तो इस लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा क्लीशेड सवाल पूछने वाला हूँ। हाँ पर हाँ इस हाँ। लॉकडाउन में आपकी लाइफ कैसे बदल गई है? शॉर्ट में समझा दो, बिकॉज आई नो कि ये भी अरे सवाल आपसे बहुत पूछा गया है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बदली है वो तो। मतलब लोगों ने भी देखा कि कैसे बदली है। लेकिन उसके हाँ। पहले भी लॉकडाउन से शुरू हुआ वैसे बदल, उसके थोड़ा पहले ऑलरेडी मुझे अच्छे अच्छे काम मिलना शुरू हो चुका था। क्योंकि जो जो हम्म। लोगों ने मेरा जितना काम देखा था तब तक जितना बाहर था, उस पर से ही मुझे और काम मिलना शुरू हो गया था प्रोफेशनली। और हम्म। लॉकडाउन होते से ही सब आजू बाजू दुनिया स्लो हो गई एकदम से ना, तो हम्म। कंसंट्रेशन भी बढ़ गया मेरा, क्रिएशन में भी थोड़ा हेल्प हो गया। तो उसके हम्म। बाद थोड़े एक सिंगल भी रिलीज कर दिया, अरे और क्रेजी फिर एकदम से ब्रो। फिर ये वायरल हो गया। ये मैं हर म्यूजिशियन से पूछता हूँ कि हम्म, लोगों को अक्सर म्यूजिशियंस को लेकर ये लगता है कि यार इन्हें ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है, झट से हाँ सक्सेस हाँ मिल जाता है। हाँ और आपकी स्टोरी को भी लोग देखकर यही कहेंगे। बट द ट्रूथ हाँ इज कि इस स्टोरी को बिल्डअप होने में 15-20 साल लगे हैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई? एंड ऑल्सो एंड दैट स्टोरी विथ रसोड़े में कौन था? ये जो ट्यून्स आपके दिमाग में आपको सुनाई देते हाँ कंपोजिंग हाँ। करने से पहले, वो जी जी। क्या लगता है आपको कि कैसे आपके दिमाग में क्यों टपकते और किसी के दिमाग में क्यों नहीं? बट आपके बचपन में क्या हुआ था वो भी समझा दीजिए। बचपन में तो एक्चुअली तो मेरे डैड गाते हैं खुद, मतलब हाँ। प्रोफेशनली कभी नहीं गाया उन्होंने, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में गाना या फिर किसी के फ्रेंड के साथ गाना है, तो म्यूज़िक तो था उनमें। तो मुझे बचपन से, लाइक अभी भी हमारे घर पे सुबह गाने बजते हैं, तो पहले पुराने गाने बजते थे। अभी मेरे डैडी थोड़ा वो प्रीतम और इमरान हाशमी वाले जोन में है, तो वो गाने बजते हैं, जो मर्डर टू और वो सारा। तो वो मैंने हाँ। गाने बहुत सुने हैं वो सब।
तो अभी भी हाँ। बजते, तो म्यूजिक इतना सुन के मतलब माहौल घर में वैसा है, तो इसलिए फिर ज़्यादा मुझे उस पे, मुझे सिर्फ क्राफ्ट पे फिर घिसना पड़ा उसके बाद। बाकी आर्ट के इसमें शायद मुझे जेनेटिकली मिल गया था थोड़ा, तो फिर बाद में सिर्फ मैंने प्रैक्टिस करके उसको रिफाइन किया। तो दैट वो तो बचपन से ही था, लाइक मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था व्हेन आई वाज 3। ओह, तो okay. डैड के साथ ही, डैड गा रहे थे तो मैं ऊपर चढ़ के, आई थिंक आई पुट दैट वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम सम टाइम। तो वो डाल, फिर वो उसके धीरे धीरे शुरू किया। फिर स्कूल के साथ थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहा था स्कूल करते करते। तो पहले छोटे कंप्यूटर पे, तो उस पे जैक लगा कि यहाँ पे जो लोकल वो होता है ना, जो डीजेज होते हैं, तो मेरा इमीडिएट का इंटरेक्शन उसी के साथ था कि अच्छा इसको साउंड के बारे में कुछ पता होगा तो इसको घर पे बुलाता हूँ। तो फिर वो घर पे आया था, उसने मुझे बोला था कि आप एक मिक्सर ले लो, मिक्सर को इसमें ऑडियो इन में डालना, ऑडियो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा ऐसा। तो मैंने वैसा किया था। बहुत घटिया रिकॉर्डिंग करता था मैं पहले बचपन में बिल्कुल ख़राब साउंड और पता नहीं क्या है। फिर एक सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करके उसको क्रैक करके, क्रैक्ड वर्जन टॉरेंट पर से, फिर उससे जुगाड़ करके थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कवर्स बनाए। थोड़ा वेरी बैड साउंड, मतलब मैं खुद भी नहीं सुनता हूँ इतना बेसुरा गाना, और टाइमिंग में भी नहीं लेकिन प्रैक्टिस मतलब मज़ा आता था तब। और तब ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें प्रोफेशन करना है इसलिए करना है, तब ऐसे ही मज़ा आता था इसलिए करता था। फिर लेटर व्हेन इंटरनेट केम इन, तो मुझे थोड़ा एक्सेस ज़्यादा मिल गया कि कैसे करना है, क्या करना है, टेक्निकल चीज़ें क्या होती है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग दैट। वो जैसे जैसे सीखता गया, स्टार्टेड अप्लाइंग इट, और फिर वो थोड़ा बढ़ता गया। फिर बाद में आई स्टार्टेड मेकिंग कवर्स, हिंदी सॉन्ग्स लाइक एनी अदर आर्टिस्ट। तो अपना खुद का म्यूज़िक प्रोडक्शन करके आई यूज्ड टू डू समथिंग, कुछ अलग करता था म्यूज़िक प्रोडक्शन वाइज, और गाता था गाने। तो गाने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था वैसे, लेकिन लोग बोलते थे कि अच्छा लगता है सुनने को, तो मैं गा देता था फिर। तो दैट हैपेंड। उसके बाद अकपेला मैंने ट्राई किया कि कर सकते हैं क्या एक माइक से विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स। So that also people started liking. Then I started doing this dialogue mashups 2 years ago, last 1 year ago I think. तो वो दैट क्लिक्ड, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आया, उसका बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। बट स्टिल आई वॉज कि अच्छा इस पे मिल रहा है मुझे, लेकिन मुझे यही नहीं करना है। तो आई यूज्ड टू डू अदर स्टफ्स इन बिटवीन। तो एक्पेला किया, एक कवर सॉन्ग डाला बीच में, फिर कुछ टाइम के बाद और एक डायलॉग मैशअप डाल दिया। तो वो धीरे धीरे वो डायलॉग मैशअप के वीडियो से ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। और फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा किया फिर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस बढ़ रही है तो उसमें ज़्यादा ऑडियंस मिलते हैं, फिर उसको उनको बुला के मैं दूसरी चीज़ें सुनाता था। तो फिर करते करते अभी फिर रसोड़ा वाज आल्सो वन ऑफ दोज वीडियोस ओनली, एंड इट एक्सप्लोडेड। तो उसके बाद अब कर रहा हूँ मैं कुछ डेफिनेटली कुछ। ब्रो। और आई फील कि अभी मैं 6 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, पर आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटेजिक गेम है ना, वो बहुत सही है। मतलब जब हाँ आपका हाँ वो इंस्टाग्राम पर वायरल गया, फिर आपने यूट्यूब भी धड़ाधड़ स्टार्ट किया। आप हाँ हाँ बहुत हाँ स्ट्रेटेजिक स्मार्ट गेम खेल रहे हो। और अगर किसी ने भी आपके कोई भी इंटरव्यू देखे ना, आपकी वो स्ट्रैटेजी की स्किल पता चलती है उन इंटरव्यूज से। हाँ हाँ। तो एक्चुअली आप वो वो तो अभी स्ट्रैटेजी है ना, मतलब सक्सेसफुल हो गया तो स्ट्रैटेजी, अगर नहीं होता तो वो ऐसे ही था, एक्सपेरिमेंट हो जाता वो। तो नहीं, अभी पर बहुत सक्सेसफुल हो बहुत गया। लोग लेजी हो जाते हैं। आई फील कि बहुत हाँ, लोग आलसी हो जाते हैं इन सब चीज़ों मैंने को देखकर, या आपका देखा, थोड़े से आपका सक्सेस मैंने को देखकर। इनिशियली आपका जो कंटेंट था, इनिशियली जो फिटनेस था और अपीयरेंस को लेके, वो तब मैंने देखा था। लेकिन अभी मैंने कुछ कल देखा आपका चैनल, तो वो कुछ अलग इस डायरेक्शन में गया गया है अभी। हाँ, तो वो आप हाँ। ट्रांजिशन कैसे करते हो, मतलब ऑडियंस को? अभी मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि अभी जो ऑडियंस मिली है वो कुछ कुछ देख कर आई है, उन्होंने डायलॉग मैशअप देखा है और उनको वो अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब किया है। अब लेकिन मेरे पास दूसरा बहुत कुछ है उनको देने के लिए, लेकिन मुझे डर लगता है डालने के लिए, क्योंकि फिर वो एक्सपेरिमेंटल ना लगे ज़्यादा और जो ऑडियंस मिली है वो ना चली जाए। तो हाउ डू नहीं यू ब्रो, डू दैट ट्रांजिशन? हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन के भी पीछे एक लॉजिक रहता है। लॉजिक इज बेसिकली कि आपको स्लो ट्रांजिशंस करनी पड़ती है। और एक हाँ। कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में डेफिनेटली रीइन्वेंशंस होते ही हैं। और हर साल हर आई वुड से हर 2 साल रीइन्वेंशंस करने ही चाहिए। जैसे पहले फिटनेस करते थे, फिर फैशन ग्रूमिंग किया, फिर बिजनेस का करेक्ट कंटेंट किया। अभी करेक्ट। मुझे डेफिनेटली पॉडकास्ट करने, और शायद 10 साल के लिए पॉडकास्ट करने, और उन 10 ओके। सालों में भी पॉडकास्ट के अंदर रीइन्वेंशंस लाने। कभी सोलो पॉडकास्ट करने हैं, कभी अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं 2 वे पॉडकास्ट, शायद मल्टीपल लोगों के साथ पॉडकास्ट करने। बट ये पॉडकास्ट स्पेस में रहना है मुझे, ये मैंने डिसाइड ओके। किया है डेफिनेटली। इसके भी रीजंस है कि हाँ, मतलब मैं बिजनेसेस भी चलाता हूँ, और ये कंटेंट मेरे लिए बहुत इजी बन जाता है बना बनाने के लिए। और आई प्रोड्यूस फील करना। कि जो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, उन सब की नॉलेजेस ना पॉडकास्ट में अच्छे से निकल कर आती है। तो आई डेफिनेटली फील हाँ कि मेरे
ब्रेन के अकॉर्डिंग पॉडकास्टिंग बहुत सही स्ट्रैटेजी है, बट आई वुड सजेस्ट यू ब्रो कि अगर आपको स्विच करना है तो पहले अपना कंटेंट ए लो, विच इन योर केस इज ये डायलॉग मैशअप्स, और कंटेंट बी लो जो आपको बनाना है। और मान लो कि आप हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे हो, तो एक वीडियो को पहले आप वो डायलॉग मैशअप करो और अच्छा हाँ ए बी बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, और फिर बैलेंस थोड़े टाइम बैलेंस करने के बाद आप फिर बी ऐसे भी कर सकते हो। या आपका ये ए बी सिस्टम 1 साल के लिए भी चल सकता है, वो इंटुइटिवली आपको पता होना चाहिए। बट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया प्लीज डायलॉग मैशअप्स बनाते रहो यार, बहुत बहुत मजा आता है वो डायलॉग मैशअप। नहीं, वो तो एक्चुअली मुझे भी मजा आता है वो। इट इज मतलब कैसा कि शॉर्ट कंटेंट है और कम टाइम में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं उसमें। म्यूजिकली भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें क्या है ना कि अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसमें। एक्चुअली मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने खोल के ऐसे रखे थे कि जिसमें दे weren't फनी, तो फनी नहीं था, लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दैट डायलॉग मैशअप। अब मैं शायद वो डालूंगा तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी फनी, तो वो उनको नहीं मिलेगा, तो बहुत वो थोड़ा कंफ्यूजन है मुझको अभी। वो एक डाल के देखूंगा, जिस पे गाली पड़ी तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे नहीं काम कर रहा है। नहीं ब्रो, आई टेल यू, आई फील कि आपकी एक और स्ट्रेंथ है जो जिस पर लोग ध्यान नहीं देते या ध्यान देते हैं, आई डोंट नो। आई फील कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप खुशी खुशी कंटेंट बना देते हो और आप एक बहुत खुश इंसान हो। आई फील कि लाइक वो आपके अगेन सारे इंटरव्यूज में वो दिख जाता है कि आप अंदर से बहुत खुश हो। और मेरा ये मानना है कि जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स होती है, जहाँ से आपके म्यूजिकल पीसेस निकल कर आते हैं, जहाँ से कंटेंट पीसेस निकल कर आते हैं, दैट इज द सेम प्लेस एज योर प्लेस ऑफ इमोशन। मतलब आपकी खुशी, आपका दुख भी वहीं से निकल कर आता है। तो एज लॉन्ग एज आई फील कि आपने अपनी खुशी मेंटेन करके रखी, इसलिए आप कहते हो कि आपको औरंगाबाद में रहना है। इट्स बेसिकली दैट सेम थिंग कि आपका म्यूजिक तब निकलेगा जब आप अंदर से खुश होगे। करेक्ट। क्योंकि मैं गया था एक्चुअली मुंबई में, थोड़े दिन गया था, लेकिन वो मुझे वहाँ जमा नहीं कुछ इतना क्योंकि वहाँ थोड़ा वहाँ हेक्टिक, बहुत ही हेक्टिक लाइफ है और इतना महंगा रेंट वहाँ का, तो मैं उतना अगर वो करने लग जाऊँ तो फिर मैं बाकी सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं यहाँ कर सकता हूँ। मुंबई की वाइब बहुत अलग है और ऑनेस्टली बहुत यहाँ के लोग भी शिफ्ट आउट करना चाहते हैं। पहले मतलब मान लो जब मैं छोटा था 90s में, अर्ली 2000 में, मुंबई बहुत अलग हुआ करता था। अभी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, रश बहुत ज़्यादा हो गया है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ के जो मतलब जेनरेशनल फैमिलीज भी है जो यहाँ से सदियों तक से रह रहे, जो साउथ बॉम्बे के पारसीज है, साउथ बॉम्बे के बिजनेस फैमिलीज, वो सब शिफ्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ तो अलीबाग चले जा रहे हैं, यहाँ तो और कहीं इंडिया में चले जा रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो हिमाचल गए हैं, जो ऋषिकेश गए हैं, वर्कला गए हैं, गोवा गए हैं। तो आई फील कि मुंबई भी लोग अभी छोड़कर जाएंगे स्लोली ओवर द नेक्स्ट 20 years। ये मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कह दी, बट सच है, ये होने लगा है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है ना कि बाहर से नहीं हो सकता काम। अगर पहले जैसा होता कि मुंबई आपको जाना ही है लोगों को मिलने के लिए, तो अलग बात होती है। अभी हो सकता है, मतलब बाहर से एक्सेस है, अभी इतना कुछ नहीं है। आई फील कि मुंबई के 2 सबसे बड़े एडवांटेज भी है। एक एडवांटेज है आपकी नेटवर्किंग का एडवांटेज। वो कोई टाइप की नेटवर्किंग ना सिर्फ मुंबई में हो सकती है। मतलब मान लो कि आप म्यूजिक में हो तो आपकी म्यूजिक नेटवर्किंग ऑनलाइन हो सकती है, बट म्यूजिक के बाजू में मीडिया वर्ल्ड है, एक्टिंग वर्ल्ड है। तो अगर आपको वो बाजू वाली नेटवर्किंग करनी है, वो कभी कभी सिर्फ मुंबई में हो जाती है। आपका केस बहुत अलग है क्योंकि आई फील कि पीपल वांट अ पीस ऑफ योर टाइम, दे वांट अ पीस ऑफ यू। बट जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो किसी ने वायरल सक्सेस नहीं देखा, तो उनके लिए शायद मुंबई में रहना उन्हें कोई एडवांटेजेस दे देगा। और आई फील कि दूसरा बड़ा एडवांटेज मुंबई का ये है कि हर शहर की एक नेचुरल वाइब होती है। तो मुंबई की नेचुरल वाइब अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी है क्योंकि आपको अपने काम में आप स्पीड ला सकते हो, और बुरी इसलिए कि कभी कभी वो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। करेक्ट। और कोई भी यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी यहाँ सेटिस्फाइड नहीं है। स्पीड को मैच करना तो बहुत टफ होता है। मतलब क्रिएटिवली भी, जैसे मतलब अभी भी ब्रांड्स का अभी काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो डेडलाइन का इतना प्रेशर है कि अभी पहले मैं जब ब्रांड्स नहीं थे तो मैं बनाता था एक कंटेंट महीने में, दो महीने में एक बार, फिर कुछ बीच में डाल दिया, तो वो कंटेंट भी उतना क्वालिटी का होता था और मुझे क्रिएटिवली उतना सेटिस्फैक्शन भी मिलता था। अब जैसे ब्रांड आते हैं तो उनका होता है कि 15 तारीख को चाहिए, और उसके पहले आप जो कर रहे हो वो मॉनिटरिंग भी करेंगे, क्योंकि उनको देखना है कि सही जा रहा है या नहीं। तो अभी मैंने आज 2 दिन में मैंने सिर्फ आइडिया मेंटली डेवलप किया है, तो वो मुझे उनको रिपोर्ट करना है कि 2 दिन में मैंने सिर्फ मेंटली आइडिया डेवलप किया है। तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन कि मैंने दिमाग में क्या किया है, वो उनको मैं कैसे समझाऊं। तो वो भी मैं अभी सीख रहा हूँ धीरे धीरे।
ब्रो क्योंकि आपने अपने क्रिएटिविटी के थ्रू इतना सक्सेस देखा है और इतना फास्ट सक्सेस देखा है कि आपको कभी कभी वो प्रेशर फील होता है कि यार अभी मुझे स्पीड बढ़ानी है अपनी खुद की क्रिएटिविटी की, क्योंकि क्रिएटिविटी एक नेचुरल चीज होती है, इट्स लाइक हाँ स्टैमिना या इट्स लाइक आई फील कि एक पेट्रोल टैंक की तरह रहता है और हाँ कभी कभी ड्रेन आउट भी हो जाता है और आपको रेस्ट की जरूरत होती है अपनी क्रिएटिविटी करेक्ट रिफ्यूल करने को। पर क्या करेक्ट आपने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एनर्जी और भी बढ़ जाए? नहीं एक्चुअली नहीं है। आई होप कि होता मेरे पास कि जिससे मैं कर पाता, लेकिन अभी भी आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, रनिंग आउट ऑफ कंटेंट, रनिंग आउट ऑफ कि जो पुराना क्या था क्या कर सकता हूँ। क्योंकि पहले जब प्रेशर नहीं होता है ना तब आई थिंक कि आई कैन क्रिएट मोर एंड बेटर। लेकिन जब प्रेशर है तब ऐसा सकता है कि अभी अभी मैं दिन भर बैठा हूँ, कि ऐसा बहुत हुआ पिछले एक महीने में। तो क्या सुबह स्टूडियो में आया हूँ और शाम तक बैठा हूँ कि कुछ नहीं किया, कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत जबरदस्ती भी शुरू किया वो इतना घटिया बना है कुछ, जो मैंने ही उसको वो कर दिया। तो वो हो रहा है अभी थोड़ा प्रेशर में। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ कि सब स्विच ऑफ करके चला जाता हूँ, टीवी देखता हूँ, कोई फिल्म देखता हूँ आराम से। तो फिर वो उसको उतना टाइम देता हूँ मैं, और उतना टाइम में वो डेवलप हो भी जाता है। तो वो मैं फास्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी मैं। तो इसलिए ब्रांड्स भी थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद कंटेंट भी मतलब लेट हुआ तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी में वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ऑडियंस मिली है उनको ग्रांटेड नहीं ले सकते अभी। हम्म, पर ये ऑडियंस और ये सक्सेस ने आपकी लाइफ में स्ट्रेस लाया है, आपको लगता है? हाँ बहुत बहुत लाया था। मतलब तो पिछला एक महीने के पहले बहुत स्ट्रेस था, क्योंकि मतलब ब्रांड्स का ही आता है। जब जहाँ पे ब्रांड्स आ जाते हैं, जहाँ पे दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे स्ट्रेस आता है। जहाँ पे मुझे मेरा कंटेंट करना है, मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 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 पता है कि इतना टाइम मुझे लगेगा उसमें, इतना टाइम उसका टेक्निकल चीज़ें करने में लगेगा, इतना टाइम रिकॉर्डिंग में लगेगा, इतना टाइम मैं एडिटिंग में करूँगा, ये धीरे धीरे हो जाएगा। या फिर अगर मुझे एडिटिंग के टाइम भी लगा कि ये वर्कआउट नहीं हो रहा, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा या नहीं करूंगा अपलोड। ब्रांड के इसमें मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि अगर मुझे एडिटिंग पॉइंट पे लगा कि यार ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि नहीं करते ये। तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है कि ये नहीं, मतलब नहीं कर सकता हूँ, या फिर वो बहुत टफ जा रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि मैं उनको टेक्निकली कैसे समझाऊं कि ये नहीं वर्क कर रहा है, क्रिएटिवली नहीं काम कर रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि यार तू तू करता है, तेरा वायरल होता है, तो कर दे कुछ तो हो जाएगा वायरल। तो ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये ब्रांड वर्ल्ड की एक थोड़ी सी बुरी बात है। हमारी कंपनी भी मंक एंटरटेनमेंट में हम ये समझाते हैं पहले कि हमेशा हाँ हाँ क्रिएटर पर्सपेक्टिव से समझो कि हाँ हाँ क्रिएटर हाँ के दिमाग में क्या हो रहा है, बी नाइस करेक्ट टू करेक्ट। क्रिएटर्स। बट जनरली ब्रांड वर्ल्ड ये चीज़ें समझता नहीं, क्योंकि वो लोग बिजनेस बैकग्राउंड से है। वो हाँ उनका। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट क्रिएटिव, बट वो भी हाँ हाँ क्रिएटिव है अपने अकॉर्डिंग, बट दे आर हाँ नॉट हाँ इन द सेम क्रिएशन बेस्ड करियर। करेक्ट। बट आप ये कह रहे थे कि एक महीने पहले आपको स्ट्रेस फील हो रहा था, तो आप उस चीज़ पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को क्या लगता है ना कि अगर किसी ने सक्सेस देख लिया तो बाहर की दुनिया को ये लगता है कि हाँ यार इसकी लाइफ तो एकदम परफेक्ट है, इतना मस्त अरे चल रहा बाहर है की होगा तो इसका। मुझे भी लगा था, मुझे लगा कि यार इतना ऑडियंस मिल गया, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इतने एक्सपेरिमेंट्स हाँ करूंगा, इतनी सारी ऑडियंस है, क्योंकि कुछ भी करूंगा तो इतने लोग हैं देखने के लिए। तो लेकिन वो हाँ। उल्टा है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ अभी। मेरे पास कई सारे ऐसे आइडियाज थे कि जो मैं करना चाहता था यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, वो अभी और मैं शायद टाइम नहीं डायरेक्ट मिल रहा। नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं डालने के पहले मुझे 100 बार मैं सोचता हूँ कि यार ये इतने, अभी ये ऑडियंस जो आई है वो कुछ और देख के आई है, अभी उनको अनएक्सपेक्टेड में कुछ डालूंगा दूसरा, तो पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और जो, क्योंकि क्या होता है कि एक खराब कंटेंट से जो जो शेयर होके आगे मिलने वाली ऑडियंस है वो रुक ना जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हर कंटेंट कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जिससे मुझे आगे कुछ ऑडियंस मिलती रहे हमेशा। तो अगर मैं एक भी कंटेंट ऐसा डालूं जो लोगों को शेयर करने का मन ना करे, तो वो एक तो इनको मैं डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, और आगे जो ऑडियंस, जो अगर जो पहली बार मेरा वो वीडियो देखेगा, तो वो जो नया आदमी जो मुझे सब्सक्राइब करने वाला है उसको भी मैं लूज कर रहा हूँ। तो बहुत सारा उसमें नेगेटिव वो दिख रहा है मुझे। लेकिन एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, वो कॉस्ट पे अगर करना पड़े और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो मैं करूँगा। लेकिन थोड़ा डर लग रहा है अभी। आई जस्ट वॉन्ट टू से 3 थिंग्स ब्रो। हाँ 3 चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे। पहले तो जब आप एक कंटेंट क्रिएशन के करियर में टाइम बिताते हो, तो आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के गेम बहुत अच्छे से देख सकते हो। मतलब दूसरे लोगों के थॉट प्रोसेस आपको आसानी से समझ आते हैं।
तो मैं आपको एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर को एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। करेक्ट, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना अभी फिलहाल, क्योंकि सॉरी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है अभी मेरे पास फिलहाल, क्योंकि हाँ, तो आई टेल यू एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। पहले तो आपका कंटेंट बहुत फ्रेश है, अलग है, और क्योंकि आप कह रहे हो कि आपके पास आइडियाज है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। मतलब अच्छा। आप कभी बर्नआउट नहीं होगे, आई कैन टेल यू दैट। और आप में वो लंबी रेस का घोड़ा वाला वाइब दिखता है आपके कंटेंट में, कि आपने बहुत एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाया है म्यूजिक कंटेंट को लेकर। सेकंड चीज, ये जो आप कह रहे हो ना, ब्रांड्स का टेंशन और सब, डेफिनेटली आई अग्री, मैंने भी फेस किया है। बट एक इंग्लिश में वर्ड होता है बैटल हार्डेंड, मतलब आपने युद्ध करके युद्ध जीत लिया है अभी, तो अगली बार जब आप युद्ध करने जाओगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। एंड आई फील कि जितना आप ये ब्रांड वर्क करते रहोगे ना, आप बैटल हार्डेंड होते जाओगे, एंड यू विल रीच अ पॉइंट जहां आपको ब्रांड से स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अभी स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि ये आपका फिर भी पहला साल है इतने ब्रांड्स को देखकर, बट 2-3 साल बाद ना आपको इतना फील नहीं होगा। और तीसरी चीज, ये डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा, एंड आई फील कि आप में ये कैपेबिलिटी है, आप खुद के आसपास एक टीम खड़ी कर दो और खुद से ये पूछो कि वो कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ यशराज कर सकता है, और वो कौन सी चीज़ है जो यशराज डेलीगेट कर सकता है। और जितना हो सके ना डेलीगेट कर दो, दूसरों को काम दो। और क्योंकि अगर आपको एक अच्छी टीम मिल गई ना, आपकी अच्छी टीम आपको मेंटल पीस भी दे देती है, आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल भी रखती है, डेफिनेटली आपको काम में भी हेल्प करती है। पर फिर आप टेनिस के बदले फुटबॉल खेल रहे हो, मतलब आई डेफिनेटली फील वो कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में बहुत जरूरी होता है टीम वर्क करना। और ऑनेस्टली आप एक बहुत फ्रेंडली इंसान हो। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी क्रिएटर्स होते हैं जो लोन वुल्फ टाइप मेंटालिटी फॉलो करते हैं, जो हर चीज अकेला करना चाहते हैं। आप में वो बात नहीं है, और वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। तो इवन इफ इट ट्रबल्स यू, जस्ट वो टीम बिल्डिंग के बारे में सोचने लगो, आपको बहुत हेल्प करेगा टीम बिल्डिंग। एक्चुअली एडिटिंग के इस पे मैंने देखा है, सोचा है, कुछ कुछ लोगों से बात हो रही है, तो क्योंकि एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इज समथिंग, उसमें मेरा हाथ इतना साफ नहीं है, तो इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू स्ट्रगल विद इट। तो उसके लिए दिस इज अ नाइस आइडिया, आई विल ट्राई। ब्रो, आई ऑल्सो फील कि जितना स्ट्रेस आपकी लाइफ में ब्रांड की दुनिया की वजह से आ रहा है, उतने एडवांटेजेस भी आ रहे हैं ब्रांड की दुनिया की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल। उन एडवांटेजेस को यूज करो, डेलीगेट कर दो। और वही जो आपने रिमोट वर्क की बात करी, आप बॉम्बे से एडिटर ढूंढ सकते हो, कैलकाटा से एडिटर ढूंढ सकते हो। करेक्ट। तो जस्ट पुट इट आउट एंड मेक योर लाइफ इजियर, क्योंकि फिर आपको वो मेंटल स्पेस मिल जाएगा क्रिएशन करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो यशराज जी, ये द रणवीर शो की एक खास बात है कि या तो हम नो फैब के बारे में बात करते हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। तो आई फील कि अगेन जितने भी म्यूजिशियन से बात मैंने करी है, उन सब में कोई ना कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट रहता है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन या प्रेयर्स, रिलीजन नहीं। करेक्ट। मैं बेसिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये लगता है कि म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कोई कनेक्शन रहता है? आई थिंक 100% होता होगा, क्योंकि मेरा कोई रिलीजियस वो नहीं है बिलीफ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा अभी मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ, तो आई थिंक होना ही चाहिए। क्योंकि जब मैं जब दूसरे म्यूजिशियंस की सुनता हूँ म्यूजिक, तो वो मुझे जो फील होता है वो मुझे कोई कहीं और फील नहीं होता जो, और वो आई डेफिनेटली फील कि इट इज समथिंग स्पिरिचुअल, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है वो एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल लाइक A.R. रहमान इज माई गॉड। सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और एनी म्यूजिक लाइक A.R. रहमान का आप कोई भी उनका कोई आइटम नंबर भी ले लो, या फिर सॉन्ग लाइक पप्पू का डांस वाला, आई नो कि ये इट इज नॉट समथिंग, ये यूजुअल नहीं है, it has come from somewhere. There are some songs by Vishal Shekhar, there are some songs by Amit Trivedi जो सुन के मुझे फील होता है, I definitely feel कि उसमें कुछ there is something spiritual with it. And I have in fact heard एक इंटरव्यू में A.R. रहमान said कि वो उनको जब ट्यून नहीं आती है कोई, so if he has a deadline और उनको ट्यून नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रहा है अभी, क्या करेंगे, तो he fasts for a few days, a few hours. And he gets it after that. So it is it's bizarre, it is something I don't believe in it, but वो भी उनके साथ होता है, और उनका म्यूजिक सुन के मुझे फील होता है कि ऐसा होगा कुछ, तो it is damn interesting. आपको एक डीप बात कह देता हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी एक स्पिरिचुअल किताब में। तो स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि हमारे आसपास सिमुलेशन चल रहा है, ये सब माया है, मतलब ये रियलिटी नहीं है। और अपने ही माया में जो आप क्रिएटिव चीज़ें देखते हो, मतलब जो आप म्यूजिक देखते हो अपने आसपास,
या आप नेचर को भी देखते हो अपने आसपास या आर्किटेक्चर को देखते हो अपने आसपास, दैट इज द यूनिवर्स या गॉड या दैट हायर पावर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। ओके, तो आप मतलब AR रहमान का ही सॉन्ग ले लो, एक कुन फाया कुन, करेक्ट। उस गाने ने इतने सारे लोगों की मदद की है। अगर AR रहमान नहीं होते तो वो कुन फाया कुन सॉन्ग इस दुनिया में नहीं होता, इस माया में नहीं होता। तो आई फील कि गॉड या यूनिवर्स ने अपने आप को कुन फाया कुन से एक्सप्रेस किया है, Super. और इसलिए सो मेनी पीपल आर ड्रॉन टू कुन फाया कुन या Yeah. ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा मेरे ख्वाजा। या नमो नमो ऑफ अमित त्रिवेदी। या और ब्रो खुद की भी बात करूँ ना, तो मेरे जब लाइफ के लोएस्ट मोमेंट्स होते हैं, मैं यही 3 गानों को सुनता हूँ। कुन फाया कुन सुनता हूँ, ख्वाजा मेरे ख्वाजा सुनता हूँ, नमो नमो सुनता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ सब हेल्प सही है, है। मेरे आसपास हेल्प मिली है सुपर डेफिनेटली। सुपर। तो AR रहमान की बात की जाए तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एज अ मैन? लाइक आई मीन एवरीवन लव्स हिम। I don't consider But him. आपको- I don't consider A.R. Rahman as human. I don't think he belongs to this planet. I think he has come from somewhere. वो is some next level. He is God, and I wish I meet him someday and just touch his feet and just say कि thank you for making so much of amazing music. मतलब मैं सिर्फ सूफी गानों की भी नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। द रहना तू, द दिल्ली 6 एल्बम, वो द रोजा एल्बम, स्वदेश, क्या गाने, क्या म्यूजिक है। मतलब जो वो सुन के जो मुझे फील होता है ना, वो मुझे कहीं और कहीं कुछ सुन के फील नहीं हुआ है अब तक। टॉप 5 AR रहमान सॉन्ग्स क्या है? टॉप 5 A.R. रहमान एल्बम्स हैं, उसमें दिल से हैं फॉर श्योर। देयर इज साथिया, देयर इज आई थिंक, बहुत मुश्किल है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि लेकिन दिल से और साथिया तो Rockstar? डेफिनेटली। रॉकस्टार, या Rockstar? रॉकस्टार ऑफ कोर्स, रॉकस्टार, दिस द अदर थिंग, तमाशा, बहुत सारे हैं। देयर इज वन तमिल सॉन्ग तल्ली पोगोते, तो मतलब बहुत ही इट इज, मतलब वो ह्यूमन, कोई इंसान से जो ह्यूमन है उससे ये पॉसिबल नहीं है मुझे लगता है। इट हैज कम फ्रॉम समवेयर। एंड मतलब मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ है नहीं, मेरा कोई स्पिरिचुअल बिलीफ भी नहीं है, लेकिन उनके गाने सुन के मुझे लगता है कि ये कैसे होता होगा फिर, अगर ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ तो इट इज़ अमेजिंग उनका। मतलब एंड सेम गोज फॉर अमित त्रिवेदी ऑल्सो, उनके भी कुछ गाने हैं, मन मर्जियाँ, देयर इज मैनी अदर सॉन्ग नयनतर से। तो ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्ट लगता है मुझे उन म्यूजिशियंस के साथ। तो मेरे लिए अगर आप पूछोगे कि आपका who is your god, so these two people are my god. I worship their music. नहीं डेफिनेटली ब्रो। और आई फील कि जो भी आपके आइडल्स होते हैं, हर मोटिवेटेड इंसान की एक आदत होती है अपने आइडल्स को स्टडी करने की। Yeah. तो आप कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जो आपने ही ऑब्जर्व की है इन दोनों लोगों के बारे में, अमित त्रिवेदी और AR रहमान के बारे में, जो सिर्फ आपने देखी और शायद आम जनता नहीं जाने? अरे बहुत चीज़ है। मैं अमित त्रिवेदी सर को तो मैंने इतना उनके मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज करियर इतना फॉलो किया है, और उनके इतने अंडररेटेड एल्बम्स जो है, आयशा का, लाइक पीपल हियर शाम एंड ऑल, लेकिन अदर सॉन्ग्स ऑफ आयशा, सुनो आयशा, देयर इज द अदर सॉन्ग, द व्हिच वन इट इज, कि बहुत सारे गाने, देयर इज नो वन किल्ड जेसिका, देयर इज बैकग्राउंड स्कोर ऑफ नो वन किल्ड जेसिका, इट इज अमेजिंग। आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल टॉक अबाउट दैट, कि नो वन किल्ड जेसिका इज अ थ्रिलर फिल्म और उसका बैकग्राउंड स्कोर इज अमेजिंग। मतलब आपने ऐसा बैकग्राउंड स्कोर उसके पहले कोई भी थ्रिलर फिल्म में नहीं सुना होगा, उसके बाद भी नहीं सुना है। देयर इज घन चक्कर। नाउ घन चक्कर इतना अंडररेटेड फिल्म है एज अ फिल्म ऑल्सो, एंड म्यूजिक इज ऑल्सो सो अंडररेटेड बिकॉज इट इज अ क्वर्की फिल्म और थोड़ा फन एलिमेंट है उसमें। दैट डज नॉट मीन कि वो म्यूजिक खराब, वो ये है, मतलब पीपल गो फॉर कि अच्छा इन्होंने क्या बनाया, लुटेरा बनाया, तो लुटेरा is definitely a very good album, लेकिन घनचक्कर is also a very good album, वो उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। घनचक्कर का भी बैकग्राउंड स्कोर, वेकअप सिड का बैकग्राउंड स्कोर, नाउ वेकअप सिड में अमित त्रिवेदी हैज ओनली डन वन सॉन्ग, एक तारा, बट लुक एट द इम्पैक्ट, लुक एट द होल वाइब ऑफ द फिल्म, लुक एट द बैकग्राउंड स्कोर, कौन से पॉइंट पे कौन सा गिटार नोट बज रहा है। ही हैज हिज ओन यूनिवर्स ऑफ साउंडस्केप। तो उनका साउंड भी जैसे इनिशियली था देवडी में, वो भी अभी बहुत इवॉल्व हुआ है। नाउ इज डूइंग स्टफ लाइक टिल 2012 or 13 no one could imagine that Amit Trivedi could pull off a film like Narasimha, the Telugu thing. It's grand, it's epic, it's historic, लेकिन उसमें भी he has his own touch, he does something, उसमें उल्टा फुल्टा करते हैं साउंड के साथ। तो उनका जो ग्राफ है ना, मतलब
इतना क्रेडिट उनको नहीं मिला जितना अमेजिंग इंसान वो है। ए आर रहमान का भी सेम गोज फॉर ए आर रहमान, लाइक उनका भी वो इतना एक्सपेरिमेंटल साउंड अभी भी कर रहे हैं, एंड इट इज सो हार्ड टू बी सो गुड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड कंसिस्टेंटली मेक सॉन्ग्स। क्योंकि अगर कोई दूसरा होता जिसने रोजा बनाई है तो हो गया, रोजा इज वो मतलब उसके आगे आप अच्छा म्यूजिक नहीं बना सकते ऐसे आप सोचोगे, बट आफ्टर दैट गाय मेक्स दिल से, देन दैट गाय मेक्स जाने तू या जाने ना, विच इज सो कंटेम्प्रेरी, सो विद द ऑडियंस, मतलब टुडेज ऑडियंस। तो इतना रेंज, इतना वैरायटी, इतना ये कैसे हो रहा है? मतलब बिकॉज देयर इज अमित त्रिवेदी, ही इंस्पायर्स sounds like of Jaslene Royal. Because there is Shankar Ehsaan Loy, they inspire other people like those sounds. तो ये इतना कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा थियरी इज सो इंटरेस्टिंग टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आया है। इलिया राजा नहीं होते तो ए आर रहमान नहीं होते, इट इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन। इलिया राजा नहीं होते तो अजय अतुल नहीं होते, तो वो कनेक्शन इतना सही है। ए आर रहमान नहीं होते तो अमित त्रिवेदी नहीं होते, अमित त्रिवेदी जसलीन रॉयल, तो ये पूरा हैरार्की है। और ये सब स्टडी करके ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझको, ये सब कनेक्टेड है सब कुछ, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगता है कि ए आर रहमान और अमित त्रिवेदी के बैकग्राउंड लाइफ में क्या चल रहा है? क्या वो अभी भी अपने क्राफ्ट पर काम कर रहे हैं या क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल बन रहे हैं? ये इतना म्यूजिक कहाँ से निकल रहा है? और क्या आप एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा समझा सकते हो कि एक्चुअली उनके सॉन्ग्स में होता क्या है? अमित त्रिवेदी, आई कैन टेल कि जो उनका साउंड है ना, वो उनके हिसाब से जो मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा है ना, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत ही नेचुरल है, मतलब इसमें लोगों को अलग क्या लग रहा है। तो आई थिंक वो उनका स्ट्रेंथ है कि ही डजंट रियलाइज कि ये इतना अमेजिंग और अलग है। इट इज नॉट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, हिज साउंड इज। और आई थिंक व्हेन द मोमेंट ही गेट्स टू नो कि अच्छा ये अलग बना रहा हूँ मैं, दैट टाइम दैट मैजिक विल गो अवे फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। इट इज कि यार ये तो नॉर्मल, ये तो ऐसा ही बनना चाहिए गाना, ये तो नेचुरल अप्रोच ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। व्हेन यू हियर अ देवडी एल्बम, ऐसा लगता नहीं। मतलब एक आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि नयनतर से का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सो नयनतर से एक ऐसे पॉइंट पे आता है गाना फिल्म में जब द प्रोटैगनिस्ट इज ड्रग्ड आउट कंप्लीटली और उसके आजू बाजू लाइफ स्लो हो गई है। तो व्हाट अमित त्रिवेदी डज इज ही टेक्स अ नॉर्मल बीट, दिस इज द बीट। नाउ व्हाट ही डज, ही, अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं अब उन्होंने क्या अप्रोच लिया होगा, लेकिन आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन दिस। तो नाउ व्हाट ही डिड कि ये नॉर्मल बीट को लेके उन्होंने उसका टेम्पो डिक्रीज कर दिया और तो ये बीट को पूरा उन्होंने उसको एकदम लो लेवल पे लेके आए। तो उसके आजू बाजू जो दुनिया स्लो हो गई है उसको उन्होंने टेम्पो से डिफाइन करके उसको ये किया है। तो इट इज ब्रिलियंट, मतलब ये अप्रोच ही इतना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद तो टेक्निकलिटी, फिर उसमें वार्म पैड्स लाना, वार्म ट्रम्पेट लाना, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता है। ये उसके पहले अगर आपने कहीं सुना होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो सुन के, लेकिन इतना फ्रेश कॉन्सेप्ट ये मैं, मतलब ये जब एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो मतलब ये कब अचीव कर पाएंगे अपन। इट्स अमेजिंग। नहीं, इट्स लाइक अपने म्यूजिक से स्टोरी टेलिंग करना, Yeah. वो कर रहे हैं। एंड आई फील कि ए आर रहमान भी वही करते हैं। Correct. अपने म्यूजिक से बहुत स्टोरी टेलिंग होती है। या मतलब आप कोई भी इम्तियाज अली की मूवी देख लोगे जहाँ ए आर रहमान ने कंपोज किया है, उनके गाने हमेशा सिचुएशनल रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के डाल दिया। अभी मतलब दिस सेम एग्जांपल कि नयनतर से आप इंडिविजुअली सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा अजीब गाना है, और इट्स अ वेरी शॉर्ट सॉन्ग। उसके पहले एक 30-40 सेकंड का इंट्रो होता है जिसमें सिर्फ ब्रास बज रहा है बहुत स्लोली। उसमें वो आपका मेंटली आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी इसके बाद बीट शुरू होने वाला है, रुको थोड़ा। तो आप में अगर वो 20 सेकंड का पेशेंस नहीं है तो आप वो आगे सुनोगे ही नहीं गाना। लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना था कि ये इतना स्लोली उन्होंने मेंटली मुझे प्रिपेयर कर लिया कि अभी ब्रास आने वाला है आगे, तो थोड़ा वेट करो। और वो जब फर्स्ट टाइम बीट हिट होता है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि यार ये कुछ नया है, ये मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना है। देन द वोकल स्टार्ट्स, देन द वार्म ट्रम्पेट्स कम इन। तो ये सब उन्होंने सोचा होगा ना, ऐसे नहीं कि एकदम से उनको आ गया। तो ये स्ट्रेटजी, ये मेंटली मुझे रेडी करना नए साउंड के लिए एक ही ट्रैक में,
और 3-3.5 मिनट का गाना है शायद वो, 3.5 मिनट में मेरा पूरा पर्सपेक्टिव म्यूजिक की तरफ चेंज कर देना, इतना इम्पैक्ट। अब 2008 में आया था देवडी, तो अभी तक इतना इम्पैक्ट है उस गाने का, तो कुछ अमेजिंग चीज होगी। आपको डेफिनेटली लगता है कि ये लोग गिफ्टेड है ना, कि ये जो सॉन्ग्स इन लोग के दिमाग से निकलते हैं, ये सॉन्ग्स भी स्पेशल है और ये लोग भी स्पेशल है? डेफिनेटली आपको फील होता है? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल तो होंगे, आप लेकिन आई डोंट नो इन व्हाट वे, क्योंकि पता नहीं कैसा। एंड डेफिनेटली उनका कुछ ब्रिंगिंग अप में कुछ ऐसा म्यूजिक उन्होंने सुना होगा जो यूजुअल नहीं है, या फिर उनका मेंटल क्या कौन सा न्यूरॉन कहाँ हिट करता है, वी कांट टेल दैट। लेकिन ए आर रहमान का आई कैन टेल कि ही हैज बीन ट्रेन्ड, ही यूज्ड टू प्ले विद इलैयाराजा, सो उन पे वो इन्फ्लुएंस है। एंड ही आल्सो हैज दिस कीड़ा फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। सो इन एन इंटरव्यू आई सॉ कि ही वाज सेइंग कि नया कोई भी टेक्नोलॉजी होता है तो आई हैव 2 rooms. So in one room he records the system in which he records right now. Other room is for the new technology which comes in. So anything new that comes goes to that room where he practices, उसको पूरा consume कर लेते हैं, then he brings it to this room. तो नए टेक्नोलॉजी के साथ खेलना, साउंड्स के साथ खेलना is his forte. ये जो गिफ्टेड लोगों की बात हमने अभी करी, आपको कभी कभी ये लगता है कि आप भी गिफ्टेड हो शायद, कि आपके दिमाग में भी मतलब यही गिफ्ट्स निकल कर आए? बिकॉज आई एम श्योर कि आपकी दुनिया में, आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक, अच्छा, बट बहुत सारे म्यूजिशियंस आई फील कि आपको देखकर ये कह रहे होंगे कि यार ये कैसे सोच लिया, ये कैसे हो गया। आपको खुद के बारे में क्या लगता है कभी कभी? नहीं, एक्चुअली वो तो मेरा आधा तो जीन्स में ही है, मतलब मुझे करना नहीं पड़ा ज़्यादा कुछ। तो जेनेटिक का भी होता है उसमें कुछ एडवांटेज, जेनेटिकल एडवांटेज है, ऊपर से घर में क्या माहौल है, आप बचपन से क्या सुन रहे हो, क्या आपने माइंड में कंज्यूम किया है, वही बाहर निकलेगा ना, ऐसे कोई हवा से तो नहीं आ सकता है कुछ। तो बचपन से नहीं, पर इतना कमर्शियल अपील कैसे आपके म्यूजिक में, मतलब इतने लोग कैसे शेयर करें? जो नॉन म्यूजिक फैंस भी है वो लोग भी शेयर, डेफिनेटली ह्यूमर भी है क्योंकि आप खुशी खुशी बनाते हो, बट आई फील कि आप कुछ बीट्स के साथ कुछ कर रहे हो, या मतलब क्या फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या है? फॉर्मूला कुछ है नहीं एक्चुअली, जो बचपन से सुना है ना, जो पॉपुलर, जो मुझे पसंद आया है म्यूजिक बचपन से, मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल ये अपना गैंगस्टर का एल्बम, तो गैंगस्टर का एल्बम मेरा फेवरेट है। इट्स मतलब पॉपुलर म्यूजिक का वो एकदम सेंटर पॉइंट है, और उसमें के गाने, या अली तू ही मेरी शब है, की भीगी भीगी सी है रातें, सो अमेजिंग सॉन्ग्स ना, ये हमने सुना है बचपन में कितना से ज्यादा, तो हमारे घर में भी वो सुना है, तो जो मैंने सुना है वही बना रहा हूँ। और मैंने फिर वो भी सुना है, और फिर मसान के गाने भी सुने, फिर अमित त्रिवेदी सुना है, तो मैंने अनु मलिक भी सुना है, मैंने ए आर रहमान भी सुना है, मैंने हिमेश रेशमिया भी सुना है, मैंने अमित त्रिवेदी भी सुना है, मैंने जसलीन रॉयल भी सुना है, मैंने शंकर एहसान लॉय भी सुना है। तो ये जितना कंजम्पशन ज़्यादा, मैंने हैंस जिमर भी सुना है, तो जितना रीजनल म्यूजिक भी सुना है, रीजनल पंजाबी भी सुना है, रीजनल तमिल भी सुना है, रीजनल तेलुगु भी सुना है, तो ये सबका एक्यूमुलेशन, और उसमें से मुझे क्या अच्छा लगता है वो बाहर आता है। आपके खुद के एम्बिशंस क्या है, मतलब आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो? एंड आई डेफिनेटली नो कि आप पहले यशराज मुखाटे बनोगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरे AR रहमान बन रहे हो या दूसरे अमित त्रिवेदी बन रहे हो, बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या करना चाहते हो लाइफ में, मतलब व्हेन यू आर 50 वेयर डू यू सी योरसेल्फ, क्या करना चाहते हो? अरे बाप रे, पता नहीं मुझे, आई हैव नॉट थॉट अबाउट दैट। अभी तो फिलहाल ये एम्बिशन है कि स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनाना है, मतलब जो लॉयल ऑडियंस जो होता है ना, कि अगर अभी तो नंबर्स काफ़ी मिल गए मुझे, और नंबर ऑफ ऑडियंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ऑडियंस चाहिए जो मैं करता हूँ वो देखने के लिए आया है, जो ऐसा नहीं कि जो पॉपुलर है वो देखने के लिए। अभी मुझे डर इस बात का है कि जो ऑडियंस मिला है तो वो कुछ और देखने के लिए आया है, और मैं कुछ और बनाऊंगा तो ये चला जाएगा, इसलिए मैंने 1 मिलियन वो सेलिब्रेट भी नहीं किया इंस्टाग्राम पर जो था, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग कुछ और एक्सपेक्ट करके आए हैं, वो भी दूंगा उनको, लेकिन मैं सिर्फ वो ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ऑडियंस ऐसा बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप का मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, सो ही सेड कि अभी मेरा ऑडियंस छोटा है, दैट टाइम दिस वाज आफ्टर आई थिंक व्हेन ही वाज मेकिंग अ गर्ल इन येलो बूट्स, तो तब उनको ऑडियंस जितना था, तो वो उनको ही वही ऑडियंस को धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना है, और जो वो ऑडियंस है वो कोर ऑडियंस को धीरे धीरे ग्रो करना है। तो छोटी ऑडियंस हो और बहुत लॉयल ऑडियंस हो, दैट इज गुड, बेटर देन बहुत बड़ी ऑडियंस हो और आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट कंटेंट टू मेक।
तो वैसा अभी ऑडियंस काफ़ी मिल गई है वैसे, लेकिन इसमें से मुझे लगता है कि इसमें एलिमिनेशन के प्रोसेस से जाना पड़ेगा मुझे, कि अभी इसमें से मैं तो ये करना चाहता हूँ अभी। सॉरी आपको, ये अगर नहीं देखना है तो नहीं, डेफिनेटली वही जो आप कह रहे हो एकदम सही है। हाँ, हाँ। दैट इज द हार्श ट्रूथ। हाँ, क्योंकि फिर मतलब मैं उनको डिसअपॉइंट शायद होने वाले कुछ लोग, लेकिन अभी क्या करें क्योंकि फिर अगर मैं वही करता रहा तो जल्दी बोर भी हो जाएंगे मुझसे जो ऑलरेडी है लोग यहाँ पर, तो और आप खुद भी बोर हो जाओगे। हाँ, तो वो नहीं करना है, तो उसको बनाए रखना है, तो उस इमीडिएट मेरा गोल तो वही है अभी फिलहाल। और अगर मैं ये आपसे पूछूं कि जिन नए लोग से आप मिले हो, क्योंकि देखो आपको भी सडन फेम मिल गया है, सडन ग्रोथ मिल गई है, तो आपके लाइफ में बहुत लोगों की एंट्री हुई है, यहाँ आपसे बहुत लोगों ने अभी बातचीत करना स्टार्ट किया है, तो आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या सीखा है? क्योंकि आई फील कि जब भी किसी इंसान को पावर, फेम, मनी, नंबर्स या ऐसी सब चीजें मिल जाती है, तो उनकी आंखें थोड़ी सी खुल जाती है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वैसे क्या सोचा है, मतलब कि लोगों के बारे में, लोगों के दिलों के बारे में क्या सीखा है आपने? नहीं, एक्चुअली मुझसे तो सब अच्छे ही थे हमेशा से मुझे ऐसे कभी इतना किसी ने वो नहीं किया कि बहुत हार्श हो रहे हैं मुझसे लोग, या फिर बहुत ही मुझे उन्होंने कुछ समझा ही नहीं और सडनली दे हैव टर्न देयर मूड। सब मुझसे तो हमेशा पीपल वर ऑलवेज नाइस टू मी। और सक्सेस का कैसा है कि मैं सक्सेस पर्सनल लेवल से अगर सक्सेस देखूँ तो मुझे लगता था कि मैं सक्सेसफुल तो पहले से ही था, मतलब ये साल जब शुरू हुआ तो आई वॉज गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग द काइंड ऑफ वर्क जो मुझे करना था, तो इन माई हेड आई वॉज ऑलरेडी सक्सेसफुल। अभी लोगों को लगता है कि इसको अभी सक्सेस अभी मिला है, तो सक्सेस बाय सक्सेस दे मीन कि इतना एक्सपोजर और इतना सारा ये सब, तो पर सक्सेस हर इंसान के लिए खुद की एक डेफिनेशन होती है। हाँ, तो मैं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर करेक्ट, तो मैं जो मतलब सक्सेस मेरे हिसाब से था कि अगर जो जैसा तरीके का मुझे काम मिल रहा था मैं वही करना था मुझे। और अभी मुझे सक्सेस भी मुझे ये है कि जो ब्रांड्स के साथ मैं सोचता था या फिर जो लोगों के साथ, जिन लोगों को मैं एडमायर करता था उनके साथ काम कर रहा हूँ, दैट इज द रियल सक्सेस फॉर मी, कि अच्छा यही करना था मुझे। ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो आप कह रहे हो, ये औरंगाबाद की एक देन है और ये इंडिया की एक देन है। अगर आप बॉम्बे या दिल्ली में आओगे ना, लोग ऐसे नहीं सोचते। लोग एक रैट रेस में भाग रहे हैं यहाँ, और ये आपको पर्सपेक्टिव सिर्फ तब मिलता है जब आप आउटसाइड बॉम्बे, आउटसाइड दिल्ली टाइम बिताते हो। एंड क्योंकि आप वहां रह रहे हो ना, आप इतने आप में इतनी शांति है, खुशी है। आई फील कि ये बॉम्बे दिल्ली से मिसिंग है, बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर जो भी। दैट्स व्हाई आई फील कि इंडिया में सब लोग अभी डिस्पर्स डेफिनेटली होंगे यार, छोटे छोटे शहर से आएगा। करेक्ट। मैं आपसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट की अभी हम लोग राइज देखेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है। मैंने जसलीन रॉयल के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट किया, मैंने देखा, और अमेजिंग सॉन्ग। अरे थैंक यू ब्रो। बट उनसे मुझे ये पता चला कि डेफिनेटली इंडिविजुअल आर्टिस्ट की एक राइज होने वाली है इंडिया में। तो क्या आपको लगता है ऐसा होने वाला है? और क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है, होना मतलब थोड़े टाइम पहले ही होना चाहिए था, जैसे इंटरनेट आया तभी होना चाहिए था। अभी थोड़ा पता नहीं लेट क्यों हो गया है, लेकिन ये कोविड के बाद शायद लोगों ने रियलाइज़ किया कि हो सकता है, अपने अपने घर से भी हो सकता है, कोई मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्विपमेंट और सही अप्रोच लगेगा, यू कैन डू इट। मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपका अगर कंटेंट और आप में वो टैलेंट है तो कहीं से भी हो जाएगा, उसका वो टेंशन नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल आर्टिस्ट तो अभी ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। मतलब वही बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा पहले अभी हो जाना चाहिए था। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट अभी तक 4-5 बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाने चाहिए थे, लाइक प्रतीक कुहड़ फॉर एग्जांपल। तो प्रतीक कुहड़ जैसे और 4-5-10 लोग अभी तक हो जाने चाहिए थे, तो पता नहीं क्यों नहीं हुआ है। लोग अभी तक भी क्यों जो वही घिसा पिटा चीज़ सुन रहे हैं जो उनको परोसा जा रहा है फिल्म्स के थ्रू या फिर हिंदी फिल्म्स के थ्रू। तो आई थिंक डेफिनेटली इंटरनेट और इसके वजह से तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट, नॉट ओनली आर्टिस्ट, कोई भी चीज़, अभी कोई व्लॉगर है, ब्यूटी व्लॉगर्स है, यूट्यूब ने इतना वो दिया है ना उसको प्लेटफॉर्म बड़ा, और इतना डेमोक्रेटिक सेटअप है। मतलब अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, आपको लोग बोल देंगे, आपको डिसलाइक बटन है, एंड यू कैन एक्चुअली अर्न फ्रॉम दैट। मतलब इससे अमेजिंग और क्या चाहिए, मतलब पूरा करियर हो सकता है आपका वो। तो डेफिनेटली मतलब आर्टिस्ट तो आएंगे, और मैं तो आई एम शॉक्ड कि अभी तक नहीं आए इतने।
आई फील कि कंटेंट के अलावा आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ है टूल्स, इक्विपमेंट, टूल किट, कि सही इक्विपमेंट कौन सी होती है, और दूसरी चीज़ होती है एक्स फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब एक यूट्यूबर के लिए कैमरे की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी, लाइट्स, ये सब ज़रूरी होता है। और एक्स फैक्टर आपकी राइटिंग होती है एज अ यूट्यूबर, Correct, जो आप correct. स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो। हर यूट्यूबर को थोड़ी स्क्रिप्ट्स लिखनी Correct. पड़ती है। तो वही हिसाब से अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूं, तो आप इक्विपमेंट के बारे में कुछ बता सकते हो? अगर हो सके तो प्राइसिंग के साथ बता दो, जो यंग म्यूजिशियंस ये पॉडकास्ट सुन रहे, हाँ, हाँ। और एक्स फैक्टर के बारे में भी समझा दो। एक्स फैक्टर का पहले बोलता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी बात कर रहा था मैं कि एक फ्रेंड थी मेरी, उन्होंने बोला कि वो, उनका कोई फ्रेंड है जो कवर्स बना रहा है बहुत सालों से, लेकिन उसको वो नहीं मिल पा रहा है, लोग देख नहीं रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे कि जो, अगर फॉर एग्जांपल कबीर सिंह पॉपुलर हुआ है, बहुत एल्बम सबको पसंद आया, बहुत लोग गाने सुन रहे हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट थिंग अ सिंगर ट्राइज कि इसमें का जो सबसे पॉपुलर गाना है उसका मैं कवर बना दूं, ताकि मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊं, या फिर हैशटैग्स में कहीं से मुझे लोग देख ले। लेकिन ऐसा आप अकेले नहीं सोच रहे हो, ऐसा 100,000 लोग और सोच रहे हैं आपके साथ। तो आप भीड़ में चले गए और आप मिस आउट हो गए। तो क्योंकि आपसे अच्छे होंगे लोग, आपसे बुरे भी होंगे लोग, लेकिन आप भीड़ में जब चले गए तो आप लोगों ने आपको मिस आउट कर दिया। तो फर्स्ट थिंग इज डोंट गो फॉर दैट, ट्रेंडिंग में जाने का सोचो ही मत। इसलिए मैं एक्चुअली सोच रहा था इनिशियली, अब ये वीडियो वायरल होने के पहले, कि मैं धीरे धीरे अपना कंटेंट मराठी में करूंगा, रीजनल में। क्योंकि रीजनल का जो है ना, कि रीजनल में नहीं है जो, वो मैं रीजनल में लाऊंगा, तो मेरा ऑडियंस एकदम क्लियर मिल जाता है मुझे कि इनको टारगेट करना है। और वो छोटा होगा क्वांटिटी में, लेकिन वो लॉयल ऑडियंस होगा, वो मुझे ही देखने आया है, वो कंटेंट वही देखने आया जो मैं दे रहा हूँ। तो गो फॉर एक्सक्लूसिविटी, कि आपको सब भीड़ में मत जाओ। आइडिया आपका कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, जो लोगों को, फॉर एग्जांपल आई मेड अ कवर ऑफ खुल कभी फ्रॉम हैदर। तो मुझे पता है खुल कभी ऐसा गाना है कि लोगों को इसका कवर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत कम लोग हैं जिनको खुल कभी बहुत अच्छा लगता है गाना। वो लोग सर्च करेंगे तो मेरा एक ही है, यूट्यूब पे दूसरा कवर ही नहीं है उस गाने का। तो मुझे पता है कि जिसको ये देखना होगा वो यही देखेगा। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी का फैक्टर है वो प्लीज ध्यान में मतलब रखना चाहिए। अब मैं तो बोल रहा हूँ अभी क्योंकि मेरा पॉपुलर हो गया वीडियो, तो वो लोग सुनेंगे मेरा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इक्विपमेंट का जो है, टेक्निकल चीज़ें, वो भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी। मतलब ये माइक, ये इंटरफेस जो मैं यूज़ करता हूँ, फोकसराइट का सोलो, ये मैं 5-6 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ। तो फोकसराइट का सोलो है, KR के स्पीकर्स हैं, मॉनिटर्स है, ये मेरा प्रॉपर म्यूज़िक प्रोडक्शन का सेटअप है। और ये भी मैंने एक चैनल है रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन यूट्यूब पर ही, तो वहाँ पर सीखा है। ये भी मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, क्योंकि किसी ने मेरा वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, एंड दैट गाय टुक माय नंबर ऑन इंस्टाग्राम एंड कॉल्ड मी फ्रॉम, ही यूज्ड टू स्टे इन चंडीगढ़, और उन्होंने मुझे कॉल करके रेकमेंड किया कि तुम अच्छा काम करते हो, ये एक रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो, उस पर यू कैन लर्न ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स अबाउट म्यूजिक। तो वो चैनल पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बेसिक फ्रॉम कॉम्प्रेशन क्या होता है, ये इंटरफेस क्यों यूज़ करना है, एनालॉग टू डिजिटल साउंड कैसे कन्वर्ट होता है। अभी फॉर एग्जांपल दिस बेसिक नॉलेज ऑफ कि अब मैंने लाइट लगाया यहाँ पर, तो मुझे पता है कि मैं उसको फेस यहाँ पर करूँगा तो हार्श लाइट आएगा, तो मैंने उसको फेस वहाँ पर किया है ताकि वो रिफ्लेक्ट होके आए मेरे फेस पे, कि डिफ्यूज लाइट मिले मुझको। तो ये सब भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो कोई भी मतलब क्या होता है कि ये मैंने कैसे सीखा कि पहले मैंने वीडियो डाला, डायरेक्ट लाइट ये करके अपलोड किया, फिर मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर का देखा, जैसे आपका देखा, और मैंने कंपेयर किया कि यार ये इतना सॉफ्ट क्यों लग रहा है और मेरा इतना हार्श क्यों लग रहा है। देन आई सर्च फॉर इट कि यार हाउ टू, वॉट एवर जो आपका क्वेरी होगा वो सर्च करो, आपको मिल जाएगा आंसर। मतलब इसमें ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कि आपको जब प्रॉब्लम आएगा तो उसका सर्च करके आप सॉल्यूशन सर्च करके देखोगे, लेकिन ये इससे क्या होगा ना, लर्निंग प्रोसेस आपका पक्का हो जाएगा कि जब प्रॉब्लम आ रहा है आप तब सर्च करके उसको ये कर सकते हो रेक्टिफाई। सो दीज आर द टू। और जितनी चीज़ें आप ऑनलाइन लर्न करते हो उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। आई फील कि ये एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत जी ने कहा था, द लेट सुशांत सिंह राजपूत, कि जितनी चीज़ें आप सीखोगे
सीखना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। तो गो इनटू सेल्फ एडुकेशन। सेल्फ एडुकेशन से जो चीज़ें आप सीखते हो वो बहुत हार्ड ट्रूथ्स होते हैं और आपके दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं। तो आई फील यूर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट यार, कि आपने सेल्फ एडुकेशन से अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गुल मिला के कंटेंट क्रिएशन करियर स्टार्ट कर दिया है। या और यशराज मुखाटे जी, इस पॉडकास्ट का फाइनल सेक्शन है औरंगाबाद के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। आई फील कि महाराष्ट्र में जनरली बहुत अनटैप्ड टैलेंट है, अभी तक वो निकल कर नहीं आए, शायद क्योंकि महाराष्ट्रियन रीजनल कंटेंट इतना ग्रो नहीं हुआ है अभी तक। बट आई फील कि एक वेव आने वाला है। तो आप इसके बारे में कुछ बात बता सकते हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस मोस्टली नॉर्दर्न बेल्ट से, बट आप इंडिया को महाराष्ट्र के बारे में क्या बताना चाहोगे? अरे मराठी कंटेंट ना बहुत रिच है वैसे, अगर मतलब देखा जाए तो। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे मराठी कंटेंट क्रिएटर्स जा रहे हैं कि उनको लगता है कि हम हिंदी में करेंगे या फिर इंग्लिश में करेंगे ना तो हमको रीच ज़्यादा मिलेगा। तो वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। महाराष्ट्र के लिए अगर आप रीजनल कंटेंट में इतना ताकत है, लाइक देयर इज ओनली वन बिग चैनल इन महाराष्ट्र विच इज़ भाड़ीपा। भाड़ीपा अभी मराठी कंटेंट बना रहा है, बहुत बढ़िया कंटेंट उनका, राइट फ्रॉम टॉक शोज, स्केचेस है, कॉमेडी है, अभी वो शायद एक शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीवी सीरीज। तो इट इज़ अमेजिंग हियर, मतलब। और लोग ये भूल जाते हैं कि रीजनल में कितना बड़ा रीच मिल सकता है जो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा कंटेंट है। और मराठी का मतलब मैं म्यूजिकली तो है ही रिच, लेकिन कॉमेडी में भी बहुत कुछ अमेजिंग काम हो रहा है मराठी में। तो आई होप कि कोई करे, या फिर शायद मैं करूँगा कभी मराठी गाना। मेरा कल परसों ही एक रिलीज हुआ है, तो देखते हैं। डेफिनेटली ब्रो। हाँ, मेरा एक फ्रेंड भी है, वो एक्चुअली एक मराठी रैपर है, उसका नाम है शंभू रैप। सुना है आपने? नहीं, शंभू रैप उसके गाने आप, Interesting हाँ, लग वो रहा है। बहुत बॉम्बे वाइब है, अच्छा। मुंबई वाइब है, बट बहुत 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 अच्छा रिदम और फ्लो है उनका। ओके। तो वो एक्चुअली घर के ही पास रहते हैं। मैं बॉम्बे के दादर एरिया में रहता हूँ। वो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे सेक्शंस है कि विदर्भ है, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, इसमें भी सेक्शन है। तो अगर आप अभी मैं मराठवाड़ा में आता हूँ, तो अगर मुझे एक्सक्लूसिविटी चाहिए तो मैं सिर्फ मराठवाड़ा को ये करूँगा, टैप करूँगा, विच इज ईजियर देन कि मैं पूरा महाराष्ट्र को भी जाऊँ। अगर मैं पुणे में रहता हूँ तो मैं सिर्फ पुणे के ऑडियंस को टारगेट करूंगा, ताकि पुणे की जितनी ऑडियंस है सबको मैं पता होना चाहिए, वो मोटिव होना चाहिए। वैसे ही वही जो पुणे के लोग हैं, वही जब आपके कोर ऑडियंस बन जाएगी, वही लोग दूसरे लोगों को रेकमेंड करेंगे, ऐसी आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। और जनरली, मतलब म्यूजिक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में क्या क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, या ये सब अनप्रिडिक्टेबल है? क्या लगता है आपको? नहीं, एक्चुअली कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को पता चल गया कि अच्छा ये हम भी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत लेट पता चला, वो भी मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब के इनिशियल यूट्यूब स्टार्स जो हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी है, आशीष चंचलानी है, मोस्टली सेन, ये जो इनिशियली जिन्होंने शुरू किया आप हैं, तो इन्होंने पहले शुरू किया, उनको समझ गया था कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। वो इतना टाइम लगाया कि लोगों को अभी समझने के लिए, जैसे जियो आने के बाद, इंटरनेट एक्सेस थोड़ा और ज़्यादा पेनिट्रेट होने के बाद लोगों को समझ आया कि अच्छा ये हो सकता है। फिर टिकटॉक आया, फिर अभी लोगों को समझा कि अच्छा ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। ये बढ़ते जाने वाला है, और जैसे ही बढ़ता जाएगा वो उतना ही स्ट्रिक्ट होता जाएगा। यूट्यूब का रूल्स भी, यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस भी उतने स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, जैसे यहाँ पे रश बढ़ जाएगा। तो इट इज़ गोइंग टू गेट टफर, बट यू नेवर नो कि कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी जैसे हम यूट्यूब पर आए, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ जाएगा जो इससे भी बड़ा होगा, जो इससे भी वास्ट होगा। तो दैट वी डोंट नो, लेकिन कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन नाउ। पीपल आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द कि हमको जो भी दिख रहा है देख लेंगे, टीवी पे चल रहा है तो देख लेंगे। पीपल वांट टू गो कि हमको जो देखना है हम चूज करके देखेंगे, खुद जाकर लगा के। तो आपका कंटेंट भी उतना इंटीमेट, उतना वो होना चाहिए 1 to 1 की आपके लिए बनाए, आप देखो। जैसे अब बहुत सारे वेब सीरीज भी आ रहे हैं, वो इंडिविजुअल व्यूइंग के लिए, वो ऐसा नहीं कि आप सबके साथ बैठ के देख रहे हो, इंडिविजुअल व्यूइंग की आपके लिए, आपने फोन हाथ में लेके आपने सर्च करके जाके उसको लगा के देख रहे हो। तो वैसा वाला कंटेंट बनने वाला है आगे पूरा। और क्योंकि आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हो, आप लो की स्ट्रैटेजिस्ट हो, लोगों को पता नहीं, तो आपने खुद के डिफेंस और ऑफेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी दिमाग में रखी है अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 10 years, कंटेंट क्रिएशन पर्सपेक्टिव से या करियर पर्सपेक्टिव से? खुद के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? बनाई नहीं है अभी, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं। इसके पहले मुझे इतना हेट कमेंट्स और इसका आदत ही नहीं थी, क्योंकि छोटी ऑडियंस थी, जो भी डालता था सबको पसंद आता था। लेकिन अभी थोड़ा लोग डिसलाइक करने वाले भी बढ़ गए हैं,
थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग कि ये क्या बना रहा है। कोई लोगों को चाहिए कि सिर्फ मैं सीरियस म्यूजिक बनाऊं, कोई लोगों को चाहिए मैं सिर्फ डायलॉग मैशअप बनाऊं। तो सबको केटर करना वो थोड़ा मुश्किल जा रहा है, वो अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया कि कैसे करना है। लेकिन एक बात मुझे समझ आई कि एज फार एज योर कॉन्टेंट इज गुड, तो मतलब आपकी तरफ से गुड, अभी दूसरों को तो नहीं कन्विंस कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से 100% देते रहो। और एक अगर खराब चला जाए तो चलेगा, लेकिन कीप ट्राइंग, मतलब जो बेस्ट आएगा वो उससे पिछला वाला सब कवर हो जाएगा। ऐसा मैंने अभी ये इतना फिगर आउट किया अब तक, लेकिन पता नहीं। आई डेफिनेटली फील कि आपकी म्यूजिक की नॉलेज बहुत ही सही है, बट आपका एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है। ये मैंने आपके बारे में जाना है अगेन आपके इंटरव्यूज से। अच्छा, तो आपके लर्निंग सोर्सेज क्या है? ये लास्ट पॉडकास्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि आई फील कि लोग वायरलिटी को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ चल इसका लक चल गया, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपने थोड़ा सोच समझ के वो वीडियो बनाया है, और कोई भी कंटेंट क्रिएटर ना कोई भी कंटेंट पीस वायरल होने के लिए ही बनाता है। हाँ। मतलब एवरीवन होप्स कि ये हर पीस वायरल हो जाए। करेक्ट। तो जिन लोगों के वायरल होते जाते हैं वो सभी लर्नर्स होते हैं, सभी स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। तो आपकी खुद के लर्निंग सोर्सेज क्या है? क्या आप बुक ज्यादा पढ़ते हो, कोर्सेज करते हो ऑनलाइन, क्या करते हो? लर्निंग सोर्सेज तो मेनली लार्जली यूट्यूब ही है अभी भी, क्योंकि दूसरे यूट्यूबर्स को स्टडी करना, मैं बहुत इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ। मैं पढ़ता तो इतना नहीं हूँ, लेकिन इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ और टेक्निकल चीज़ें बहुत सीखता रहता हूँ। कि अभी भी जैसे एक अभी लेटेस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ शादाब रईन का एक चैनल। शादाब रईन इज़ द बेस्ट मिक्स इंजीनियर इन द कंट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा सब गाने वही करते हैं। तो नाउ ही हैज़ कम ऑन यूट्यूब, और वो अपना प्रोजेक्ट फाइल खोल के दिखाते कि उन्होंने हवाई कैसे एडिट किया था, द मेजर सॉन्ग्स, द सॉन्ग्स विच वी लाइक। तो जो सॉन्ग हमने सुने रेडियो पर, वो प्रोजेक्ट फाइल खोल के दिखाते कि ये मैंने रिवर्ब ऐसे यूज़ किया था। तो अभी भी मेरा लर्निंग पॉइंट इज़ यूट्यूब ओनली। वहीं से मैं सीखता हूँ, इंटरव्यूज देखता हूँ लोगों के, और इंटरव्यूज से जो जितना मिलता है ना नॉलेज, वो शायद एक्सपीरियंस और इंटरव्यूज, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंस सुनना और अपना खुद का एक्सपीरियंस ट्राई करके देखना, बस ये 2 चीज़ें हैं। बाकी अब मैं अगर बाकी अगर मैं बुक में पढूं कि कॉम्प्रेशन ऐसे होता है कि आप यहाँ से ऊपर से अगर -10 dB का लगाओगे तो इतना कॉम्प्रेस होगा साउंड, तो ये पढ़ के मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो दूसरे का एक्सपीरियंस देख के मैं जब वो मुझे प्रोजेक्ट फाइल दिखा रहे हैं सामने, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और आपको यूट्यूब चैनल्स रेकमेंड कर सकते हो जनरली, और सिर्फ म्यूजिक रिलेटेड नहीं, जो भी जहाँ से भी आप सीखते हो, बस यूट्यूब चैनल्स रेकमेंड करो। मैं म्यूजिक का पहले आपको बोलता हूँ, दो चैनल से मेजर। देयर इज़ वन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। तो आपको बेसिक से आपको म्यूजिक प्रोडक्शन का अगर ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो, तो वो चैनल पे आपको फ्रॉम द स्टार्ट सब मिल जाएगा कि क्या होता है, कैसे करना है, कहाँ तक फाइनल मिक्स तक गाना कैसे डेवलप होता है। और दिस इज़ मैं भी करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे, कभी करूँगा लाइव में, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है गाना कैसे बनता है बेसिकली। ये एक चैनल है। दूसरा है म्यूज़िक टेक हेल्प गाय। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर सीखता हूँ। तो लॉजिक, जिसमें मैं काम करता हूँ, लॉजिक प्रो X, इसके बारे में आपको कोई भी अपडेट का कोई भी क्वेरी होगा तो म्यूज़िक टेक हेल्प गाय पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लैग हो रहा है, क्रैश हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्लो हो रहा है, अपने आप रिवर्स कैसे करना है रीजन को, बहुत बेसिक चीज़ें जो आप सोचोगे कि यार ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ये गूगल पे क्या सर्च करूँ मैं, मतलब ये कैसे टाइप करूँ कि मुझे प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो आपको उस चैनल पे मिलेगा। दीज आर द 2 मेजर चैनल्स। बाकी ये छोड़कर जो मैं बाकी देखता हूँ, वो मैं रैंडमली स्पिरिचुअलिटी के बारे में देखता हूँ, रैंडम रिलीजन पे देखता हूँ, इंटरव्यूज़ देखता हूँ। उससे बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। वो इंटरव्यूज़ होते हैं लोगों के, पॉलिटिक्स भी थोड़ा अभी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ देखता हूँ। उसमें भी बहुत सारा, मतलब इट इज़ अमेजिंग, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, बट मोस्टली यूट्यूब ओनली। मतलब रीडिंग में मुझे इतना वो नहीं है, मतलब बोर हो जाता हूँ मैं जल्दी से, लेकिन इंटरव्यूज़ देखना, किसी को सुनना अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल यार। यशराज भाई, थैंक यू। कोई पार्टिंग मैसेज है अगर आपकी इस दुनिया के लिए, रणवीर शो हिंदी के थ्रू अगर आपको शेयर करनी है कोई भी पार्टिंग मैसेज, तो बस शेयर नहीं, कर आपका दीजिए। मैं वही, मतलब मैं चैनल को वही देख रहा था कि कैसे शेप किया, ये कहाँ शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने इनिशियल वीडियोस देखे थे आपके जो आप फिटनेस के बारे में, एंड आई फर्स्ट सॉ यू इन तन्मय भट्ट स्टोरी,
कि आपने उनको हाँ, ट्रेन किया, देन आई वेंट ऑन योर चैनल कि मैंने पूरा फिर तब आपके सारे वीडियोस देखे थे इनिशियली, फिर कंटेंट धीरे धीरे चेंज हुआ, अभी मैंने कल देखा तो ये तो कुछ अलग हो गया है, ये पॉडकास्ट पे चला गया है। और आप मुझे ये पूछना था कि अभी ये चेंज हो गया है कंटेंट, तो आप ऑडियंस को कैसे मैनेज करते हो? मतलब अभी जैसे उस पर आपके जो मैंने वो देखा था पुराने वाले वीडियो जिसमें आप अपीयरेंस के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में बात कर रहे हो, उसके इतने मतलब मिलियंस व्यूज हैं एंड पीपल लाइक टू सी दैट। तो आप कैसे इसको ये कैसे कॉम्पनसेट करते हो कि अच्छा मैं वो करूंगा उनके लिए या फिर अभी वो नहीं करूंगा? कोई भी कंटेंट स्ट्रैटेजी की एक जर्नी होती है, और अगर आपको कोई भी नया टाइप का कंटेंट स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट में कभी भी आपकी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आपको जिस ऑडियंस को टारगेट करना है शायद वो अभी के लिए आपकी ऑडियंस नहीं है। तो जो आपके एकदम लॉयल फैंस होते हैं, जो आपको आपके खुद के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, एज इन दे लव यशराज या दे लव रणवीर, वो हमेशा रहेंगे आपके साथ, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। बट बहुत सारे टेम्पररी फैंस भी होते हैं जो यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जो सिर्फ आपके फिटनेस कंटेंट के लिए आए, जो सिर्फ आपके फैशन कंटेंट के लिए आए। तो एज अ क्रिएटर आपको खुद से ये पूछना है कि मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग और मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग और मेरी नेचुरल क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है। और उसी प्रोसेस में आपको ये भी देखना है कि आर यू गुड एट दैट प्रोसेस। कल मैंने अगर टेक प्रोडक्ट्स के बारे में स्टार्ट किया वीडियो, तो शायद इतने अच्छे वीडियो नहीं होंगे क्योंकि मेरी टेक की जानकारी इतनी नहीं है, बट मुझे ये पता कि मैं कॉन्वर्सेशंस में बहुत अच्छा हूँ, लाइक आई कैन मेक एनीबॉडी कंफर्टेबल। मतलब जो कठोर से कठोर आदमी है मैं उसको भी कंफर्टेबल बना सकता हूँ, एंड आई एंजॉय लर्निंग अबाउट अदर पीपल्स लाइफ। जो आपने कहा ना कि आपको दूसरों की जिंदगी से पता चलता है, करेक्ट। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ज्यादा बिजनेसमैन हूँ, यूट्यूबर कम हूँ। अच्छा। और मेरे बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए, उस पर्सपेक्टिव को बढ़ाने के लिए मेरे को लोगों को क्वेश्चंस पूछने। तो अगर वो क्वेश्चंस पूछते पूछते मेरा कंटेंट भी बन गया तो कूल, वेरी गुड। अच्छा। मैं शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले ये चैनल बंद करने का भी सोच रहा था, Okay. बट फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये अभी प्लेटफॉर्म बना दिया है, और अगर मेरे को एकदम लो, आई वोंट से लो एफर्ट, इसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट होता है पॉडकास्ट में, बट अगर मुझे कम टाइम बिता के कंटेंट बनाना है तो क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने पॉडकास्ट के बारे में सोचा, और फिर मुझे ये भी पता चला कि दिस इज कमिंग नेचुरली टू मी, ये मेरी एक नेचुरल गेम है। और मैंने ये भी देखा है कि ओवरऑल इंडिया में एक पॉडकास्ट का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। मतलब पॉडकास्ट का डिमांड बढ़ रहा है और पॉडकास्ट के नंबर प्रोजेक्शंस भी बहुत ज्यादा है। एंड मैंने ये भी देखा कि हमारे सोशल मीडिया पर हमारी एंगेजमेंट बढ़ी है पॉडकास्ट की वजह से। सो दिस इज बिन अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी ओवरऑल। अच्छा, क्योंकि लॉन्ग कन्वर्सेशन से पीपल कनेक्ट विद इट इजीली। हाँ, नॉट एवरीवन विल वॉच ऑल ऑफ देम, बट अगर किसी ने आपका एक पॉडकास्ट भी देख लिया ना, वो आपके लाइफ लॉन्ग फैन बन जाएंगे, क्योंकि उनको आपके बारे में ज्यादा पता चलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंटेंट। अच्छा। सो वो जो आपके एकदम लॉयल फैंस होते हैं उनके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो फॉर द प्लेस एंड स्टेज इन लाइफ आई एम रेडी टू डू दिस। एंड करेंटली देखो हमारा इंग्लिश पॉडकास्ट अभी स्पाइक अप हुआ है, बट हिंदी पॉडकास्ट अभी जेस्टेशन पीरियड में है। तो डेफिनेटली व्यूज गिरे हैं, बट आई नो कि हिंदी पॉडकास्ट आगे जाकर शायद 10x बनेगा इंग्लिश पॉडकास्ट। हिंदी का तो है, क्योंकि फॉर मतलब टेक्निकल गुरुजी भी वो उनका रीच इतना ज्यादा है क्योंकि हिंदी में। इफ टेक्निकल गुरुजी वाज इन इंग्लिश ना, तो आई डोंट थिंक कि इतना उनका रीच हो पाता। नहीं, डेफिनेटली रीजनल इज द फ्यूचर। आई फील कि कंटेंट आगे जाकर या तो एकदम शॉर्ट बन जाएगा या तो एकदम लॉन्ग बन जाएगा। और अगर आपको मीडियम साइज कंटेंट बनाना है तो वो बहुत डिफिकल्ट है, क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो एंड आई नो दैट आई एम गुड एट अ लॉन्ग कंटेंट गेम, तो मैं ये कंटेंट गेम अभी खेलने वाला हूँ आगे जाके। एंड आई ऑल्सो 150,000% फील कि इंडिया अभी अलग अलग नीशेस में डिवाइड होने वाला है। और इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हर किसी को नंबर्स मिलेंगे, हर कोई सर्वाइव कर लेगा। करेक्ट डेफिनेटली। तो दैट इज द होप ब्रो। बट आपको अगर ये कंटेंट स्विचेस करने हैं तो आपको मुक्के भी खाने पड़ेंगे, आपको हेटर्स की गालियां सुननी पड़ेगी। उससे मुझे वो मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ अभी, वो थोड़ा डर लग रहा है मुझे उससे थोड़ा अभी। नहीं ब्रो, आई फील कि डेफिनेटली ये फिर से मैं आपको वही ज्ञान दूंगा जो हर यूट्यूबर एक दूसरे को देते हैं, और वो है कि नेगेटिव बायसेस का लॉजिक होता है कि एक ह्यूमन दिमाग हमेशा नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। वही मैं मतलब मैं कमेंट्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ, एक नेगेटिव कमेंट मेरा ध्यान वही जाता है, और मैं फिर ये मैं भूल जाता हूँ कि यार इतने लोग अच्छा भी तो बोल रहे हैं। तो वो एक नेगेटिव कमेंट वो रात भर फिर मैं सोचता हूँ कि यार इसने ऐसा क्यों बोला होगा, अच्छा शायद इसको ये पसंद नहीं आया वीडियो में, या फिर ये नहीं, तो इट्स पता नहीं।
एक किताब है सेपियंस जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें एक्चुअली ये समझा है कि नेगेटिव बायसेस का लॉजिक क्या होता है। तो द लॉजिक इज दैट पिछले 50,000 ईयर्स में हमारी कॉग्निटिव एवोल्यूशन हुई है, मतलब हमारी ब्रेन की एवोल्यूशन हुई है। बट उसके पहले के जो 150,000 ईयर्स थे, 50,000 वर्सेस 150,000, वो 150,000 ईयर्स में ह्यूमंस को लगता है कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन थे, मतलब हम लायन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट ये सच नहीं था। अच्छा। हम तभी स्टोन एज पीपल थे। करेक्ट। और हमारी बायोलॉजी ऐसे बनी है कि वी ऑलवेज ट्राई प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स अगेंस्ट लायंस, टाइगर्स या जो। ओके। तो एक ह्यूमन दिमाग जिस तरह से वायर्ड है, वो हमेशा डेंजर या नेगेटिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि वो लायन या टाइगर आपको जान से मार भी सकता है। तो अगर लायन या टाइगर दूर भी है ना, तभी आपको ये लगता है कि हाँ शिट, नेगेटिव मेरे पास आ गया। और क्योंकि वो 150,000 ईयर्स का एवोल्यूशन हुआ, आज भी आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव्स पर ज्यादा फोकस करेगा। ये एक ह्यूमन बीइंग के बायोलॉजी का फॉल्ट है। आई डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर एटलीस्ट फॉर मी, आई एम 27 नाउ, मैंने शायद इन 2 सालों में रीडिंग को डिस्कवर किया। आई नेवर रेड इन माई लाइफ बिफोर। अच्छा। बट अगर आपको एकदम सही किताब मिल गई ना, जो आपको ऐसी सब चीजें सिखा देती है, खुद के बारे में, खुद के दिमाग के बारे में सिखा देती है, वो फिर दैट रीडिंग एक्सपीरियंस इज समथिंग एल्स। सो इफ यू एवर वांट टू स्टार्ट, आई विल रिकमेंड सेपियंस। सेपियंस पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड आई डेफिनेटली फील कि एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से ना आपके खुद के अलग अलग क्रिएटिव पर्सपेक्टिव्स भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो फॉर ऑल यू नो, यू माइट फाइंड योर नेक्स्ट सॉन्ग इन सेपियंस, बट अगेन दैट्स जस्ट माय पर्सपेक्टिव। या यू नेवर नो यार, मतलब आई एम थिंकिंग ऑन इट नाउ। या सेपियंस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। बट यशराज मुखाटे भाई, थैंक यू। आप द रणवीर शो पे आपने बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन करी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करी। अगर आपकी पूरी 25 ईयर्स की लाइफ को अगर आप एक सेंटेंस में बॉयल डाउन कर सकते हैं, तो वो क्या सेंटेंस रहेगी? अरे बाप रे, आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी। और शायद जैसे आपने बोला कंटेंट में दिखता है, तो अच्छी बात है। तो शायद आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा आप बोलोगे कि बहुत ऐसा आपके नेगेटिव क्या था लाइफ में, इसके पहले क्या, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो विच इज अ गुड थिंग। अरे ब्यूटीफुल। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेंथ। डेफिनेटली। तो अगर सफलता चाहिए, पहले खुश रहो, खुद के दिल को सफल करो। हाँ, खुश रहो। करेक्ट। आई डेफिनेटली फील। यश भाई, ग्रेट टॉकिंग टू यू ब्रदर। आई विल लिंक ऑल योर हैंडल्स डाउन बिलो। श्योर। एंड मेरे को लगता है कि हम अभी और बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करेंगे द रणवीर शो पर इन द फ्यूचर। बट थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू सो मच रणवीर।